यूपी में कातिल पिता जिसका नाम फारूक है वो यूपी पुलिस को लेकर जाता है अपने घर के आंगन में। सर्द रातों में यूपी पुलिस घेरा लगाकर खड़ी है इस उम्मीद में कि जो फारूक है उसने बयानात देकर ये कहा कि जनाब जो टॉयलेट है जहां पर बाथरूम है उसका एक सेप्टिक टैंक बनाया गया है, वहां पर मैंने एक साथ तीन तीन लाशें दफनाई हैं। यूपी पुलिस के लिए हैरान करने वाला मामला था, क्योंकि जो फारूक है वो जबरदस्ती कह रहा था कि चलिए मेरे घर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहां पर लाशें दफनाई हैं। बकायदा गांव वालों के सामने यूपी पुलिस का पूरा मजमा लगा हुआ है। मीडिया वाले ऑन कैमरा देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से जमीन को फाड़कर लाशें बाहर आती हैं, और इसलिए मजदूरों को एक एक कर लगाया जाता है उस निशानदेही पर जहां पर फारूक ने बताया था कि तीन तीन लाशें दफनाई गई हैं। मजदूर एक एक कर खुदाई करना शुरू करते हैं। मजदूर खुदाई करते हुए चले जाते हैं, लेकिन गड्ढा इतना ज्यादा गहरा बनाया गया था कि मजदूरों की हालत भी खराब होने लगती है। वो थक हार कर कोने में बैठ जाते हैं। फिर यूपी पुलिस नए मजदूरों को लेकर आती है और उनसे कहती है कि आप खुदाई शुरू कीजिए, हमें सच्चाई के तह तक जाने की जरूरत है। और जो नए मजदूर थे वो भी खुदाई करना शुरू करते हैं, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। फिर तीन चार मजदूर मिलकर जब खुदाई करते हैं तब जमीन की धरातल से एक लाश बाहर आती है, लाल रंग की लाश बाहर आती है। उस लाश को जब मजदूर मुंह में कपड़ा बांधकर, क्योंकि भयंकर बदबू आ रही थी, उस लाश को उठाकर यूपी पुलिस के हाथों में सौंपते हैं तो क्या पता लगता है, फारूक की दोनों बेटियों की लाश उस खड्डे से बाहर आ चुकी थी। बड़ी बेटी की आंख को फोड़ दिया गया था और फारूक ने उसके बाद उसे गोली मारी थी। जो छोटी बेटी थी उसका गला घोटा, उसके बाद उसे गोली मारी, और उसके बाद जो फारूक है वहां पर खड़े होकर यूपी पुलिस को कहता है कि जनाब बस इतना ही, आप और ज्यादा गड्ढा गहरा खोदिए, आपको अंदर एक और लाश मिलेगी। मजदूर भी हैरान परेशान कि लगभग इतनी फीट की खुदाई कर चुके हैं और कितना गहरा जाने की जरूरत है, लेकिन बावजूद इसके जो मजदूर खुदाई करना जारी रखते हैं। और फिर जो गड्ढा था, एक ऐसी सच्चाई उगलता है जिसे सुनकर, जिसे देखकर गांव वालों से लेकर यूपी पुलिस खुद हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि फारूक ने अपनी बीवी को भी मौत के घाट कुछ इसी तरीके से उतारा था, और एक साथ तीन तीन लाशों को उसने टॉयलेट के सेप्टिक टैंक के अंदर ठूस ठूस कर रखा, ऊपर मिट्टी डाली ना, ताकि ना ही बदबू आए ना ही कोई सबूत मिले कि यूपी पुलिस उस तक पहुंच जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फारूक पर जांच पड़ताल शुरू होती है और फारूक पर दबाव बनता है कि वो सच्चाई पूरी दुनिया को बताए। किस तरीके से इस केस की जो जांच है बदलती है, और फारूक जो जांच के घेरे से कोसों दूर था, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को बता रखा था कि जो मेरी बीवी है और दोनों बेटियां हैं वो तो मायके गई हुई हैं, घर पर पांच पांच बच्चे हैं। फारूक के पांच बच्चे हैं, जिसने दो बेटियों को तो उसने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अभी जो कहानी थी कि दो बेटियों को मार दिया, तीन बच्चों को नहीं मारा, क्या है अंदर की कहानी, जिसे जानकर आपके होश उड़ेंगे, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो सबसे पहले दो तस्वीरें देखिए, ये फारूक है और ये है ताहिरा। ताहिरा वही है जिसकी लाश मिली है अपनी दो बेटियों के साथ। अब एक घर में आपको लेकर चलती हूँ। रात का जो दृश्य था वो आपने देखा किस तरीके से मजदूर खुदाई करें। दिन के उजाले में देखिए, ये वही घर है जिसने रात के अंधेरे में तीन तीन लाशों को उगला है। यहीं पर इसी गड्ढे से वो तीन लाशें निकली हैं। दो घर की बेटियां थीं और एक घर की पत्नी, फारूक की ही पत्नी ताहिरा। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे होती है, कैसे करीब एक महीने पहले ही जो हस्बैंड फारूक है वो प्लानिंग कर लेता है कि उसे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना है, और आखिर वजह क्या बनती है जब एक पत्नी सिर्फ इसलिए घर से बाहर कदम निकालना चाहती है, सिर्फ इसलिए कमाना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दे पाए, और बस उसी की उसे सज़ा मिलती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी दोनों बेटियों को भी। अब ये जो फारूक है ये शामली का रहने वाला है, और वहाँ पर जो दुकान होती है या फिर अगर शादी वगैरह होती है तो वहाँ पर रोटियाँ बनाने का ये काम करता है। और आज से करीब 18 साल पहले इसकी शादी हुई थी ताहिरा नाम की लड़की के साथ।
18 सालों में अगर इनके परिवार की बात करें तो चीज़ें ठीक थी, हल्के फुल्के मनमुटाव ज़रूर होते थे, लेकिन इन्हीं सालों के दौरान ये 5 बच्चों को जन्म देते हैं। सबसे पहले इनकी एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम है आफरीन, जो इस वक्त 14 साल की है। उसके बाद एक और बेटी होती है, फिर बेटी होती है, लगातार बेटी, और उसके बाद एक इनका जो सबसे छोटा है वो बेटा है 6 साल का अरशद। टोटल इनके 5 बच्चे थे। अब यहाँ पर होता ये है कि जो फारूक है वो शादियों में जाके रोटियां बनाता है, दुकान पे काम करता है, वहाँ पे रोटियां बनाने का काम करता है। तो परिवार में बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, परिवार में आप यूँ समझिए तब तक, जब तक कत्ल नहीं हुआ था तब तक प्यार भी बरकरार था। लेकिन जो फारूक है उसकी आमदनी इतनी नहीं थी जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का, अपनी बीवी का भरण पोषण सही से कर पाता। और यही सारी चीज़ें जो हैं ताहिरा बार बार अपने घर पर बात भी करती, वो फारूक से भी इस बारे में कहती। वो कई बार ये कहती कि देखो एक आमदनी से नहीं होगा, हम एक काम करते हैं, मैं भी कुछ बाहर निकलती हूँ, कुछ कमाना शुरू करती हूँ, जिससे हम कोशिश करेंगे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएँ। अब बार बार ताहिरा अच्छा भविष्य देने की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि टोटल 5 बच्चे थे, उनको पालना बेहद मुश्किल है। आप सोचिए एक शख्स 5-5 बच्चों की स्कूल की फ़ीस, उनके ड्रेस, उनकी ट्यूशन की फ़ीस कैसे उसका ज़िम्मा उठा पाएगा, जबकि उसकी जो आमदनी है, जो मजदूरी है वो बहुत कम है। और यही सवाल, यही चीज़ें ताहिरा भी अपने घर में कहती थी और उसका बस इतना कहना था कि फारूक ने एक वक्त पे ये किया था कि बच्चों के स्कूल तक भी छुड़वा दिए थे। पहले वो स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जब उसे लगा कि वो गुजारा नहीं कर पा रहा है, वो फीस नहीं भर पा रहा है, बच्चों को आगे नहीं वो पढ़ा पाएगा, तो इसीलिए उसने बच्चों का नाम भी कटवा दिया था स्कूल से। और ये सारी चीज़ें ताहिरा को अच्छी नहीं लगी। उसने बोला था कि अगर मैं भी बाहर कुछ कमाने जाऊँगी तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हम कम से कम बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, कम से कम वो तो लायक बन सकते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें फारूक को रास नहीं आ रही थी। उसे नहीं पसंद था कि किसी भी मैटर में उसकी पत्नी आवाज़ निकाले, किसी भी मैटर में, घर के किसी भी बड़े डिसीजन में उसकी जो पत्नी है वो अपनी आवाज़ बुलंद करके उसके सामने कुछ सवाल रखे। और ये धीरे धीरे फारूक के मन में उसके खिलाफ नफरत पैदा करती जा रही थी। चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन नवंबर का जो पिछला महीना गया वो बेहद, आप यूँ समझिए, हैरान करने वाला रहा इनकी फैमिली के लिए। होता ये है कि नवंबर के महीने में जो ताहिरा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। उसे लगता है कि अब बच्चे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, ना उन्हें खाने को ठीक मिल रहा है, ना उन्हें पहनने को ठीक मिल रहा है, ना वो पढ़ पा रहे हैं। और ऐसे में ताहिरा बोलती है कि अब तुम हाँ बोलो या ना बोलो, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे अब जाकर कहीं नौकरी ढूंढनी होगी। जब दोनों की सैलरी आएगी, दोनों के पैसे आएंगे, तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और फिर होता ये है कि उस बात पर फारूक इतना गुस्सा होता है कि वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है। बहुत ज़्यादा घर का माहौल ख़राब हो जाता है और गुस्से में ताहिरा पहली बार फारूक को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और उस वक्त जब ताहिरा इसी घर की दहलीज को पार कर रही होती है, उसने बुर्का पहना नहीं होता। एक पति जिसकी पत्नी उसे छोड़कर जा रही है, वो उस वक्त एक चीज़ नोटिस करता है। वो सिर्फ ये देखता है कि उसकी पत्नी ने बुर्का नहीं पहना, बाहर निकलते वक्त वो बुर्का नहीं पहन रही। उस आदमी ने, उस पति ने ये नहीं सोचा कि उसकी बीवी उसे छोड़कर जा रही है, उसकी बीवी उससे नाराज़ हो रही है, बल्कि वो शख्स नोटिस क्या करता है कि मेरी बीवी बाहर जा रही है और बिना बुर्के के जा रही है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फारूक के अंदर घर करके बैठ जाती है। उसे लगता है कि अब मुझे बदला लेना होगा, इसने तो मेरी बेइज्जती करा दी। अब इधर होता ये है कि जो ताहिरा है वो अपने मायके चली जाती है। मायके में कुछ दिन रहती है, परिवार वाले भी समझाते हैं, परिवार से वो बात भी करती है कि अब हम बच्चों को कैसे पालें, भरण पोषण कैसे करें। लेकिन एक तरफ ताहिरा जो है, जो ये सारी चीज़ें सोच रही है किस तरह से वो अपने बच्चों को आगे अच्छा भविष्य दे, तो वहीं इस घर में बैठा फारूक क्या सोच रहा है कि पत्नी को मौत के घाट कैसे उतारा जाए। फारूक ये सोच रहा है कि जिस औरत ने उसकी बेइज्जती कराई है, आखिर उससे बदला कैसे लिया जाए। और इसी के लिए करीब जब 1 महीने पहले उसकी पत्नी घर छोड़कर गई, उन्हीं के 10-15 दिनों में उसने प्लानिंग की। और प्लानिंग के तहत ये जो दीपक ने शुरुआत में जिक्र किया कि सेप्टिक टैंक खुदवाया गया, वो सेप्टिक टैंक नहीं था, बल्कि वो तो आप यूँ समझिए एक ऐसा अड्डा बनाया गया, एक ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पर वो लाश को ठिकाने लगा सके। और उसने घर में कुछ मजदूर बुलाए और वहाँ पर करीब 7 फीट का गड्ढा जो है वो खुदवाया, पहले ही खुदवा के रखा ताकि वो अपनी पत्नी को जब मारे तो इसमें दफना दे और किसी को पता ना चले। तो पहला काम उसने प्लानिंग के तहत ये किया फारूक ने। दूसरा क्या करता है कि 2-3 दिन के गैप के बाद वो सीधे कैराना जाता है और वहाँ से 3000 रुपये का एक कट्टा लेकर आता है, यानी कि एक पिस्टल लेकर आता है, गन, जिससे अपनी पत्नी को ये मारेगा। वो लाकर घर में रख लेता है। अब ये आगे की प्लानिंग ये करता है कि किस तरह से मैं अपनी पत्नी को वापस घर में बुलाऊं, क्योंकि वो गुस्सा होकर चली गई है। तो शुरुआत कैसे करता है, फ़ोन पर बात करने से पहले अपनी पत्नी से अच्छे से बात करना शुरू करता है। कहता है ठीक है तुम घर आओ, हम बात करते हैं, हम आगे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ठीक है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो कई हफ्ते तक अपनी बीवी को मनाने के बाद, मतलब 5-6 दिन आप ये समझिए, 1 हफ्ता पूरा इसने दिया ताकि अपनी बीवी को फिर से कन्विंस कर पाए। और मनाने के बाद ये अपने ससुराल जाता है, वहाँ से अपनी पत्नी ताहिरा को लेकर
घर आ जाता है। अब घर आने के बाद ये 2-3 दिन मौका देखता है कि कब कब ऐसा किया जाए और कब पत्नी को मौत के घाट उतारा जाए। अब 8 से 9 दिसंबर की जो पूरी रात होती है, उस रात पूरी प्लानिंग करने के बाद ये इस तह तक पहुंचता है कि अब जो भी हो जाए मुझे ताहिरा को मौत के घाट उतारना होगा। अब जो आधी रात का समय होता है, बच्चे खा वगैरह सो गए थे, पत्नी भी सो गई थी और एक तरीके से फारूक जो है वो भी अपने बिस्तर पर चला गया था। लेकिन आधी रात को ये अपनी पत्नी को उठाता है। किसके बहाने से? चाय के बहाने से। ये कहता है कि मुझे चाय पीना है और तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बना दो। अब पत्नी से जब इसने ये बोला तो जो वाइफ है वो उठ भी जाती है और जैसे वो किचन में जाती है, फ़ौरन फारूक ने जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी उसके मुताबिक ये पिस्टल लेता है जो लेकर आया था और अपनी बीवी को के सामने जाकर उससे पहले बोलता है, कुछ बहस करता है और सीधे तौर पर वो जो गन थी उससे फायर कर देता है, अपनी बीवी पर गोली चलाता है और जिससे कि ताहिरा ज़मीन पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। खून भी बहने लगता है। आप सोचिए जिस तरह से गोली लगी है अचानक से किसी शख्स को और ब्लड जो है बहुत ज़्यादा बहने लगता है, लेकिन उस पिस्टल से आवाज़ निकलती है और ताहिरा के चीखने की भी आवाज़ आती है और इन्हीं दो आवाज़ों की वजह से अंदर सो रही उसकी 2 बेटियां जग जाती है, एक 14 साल की आफरीन और एक 7 साल की सहरीन। अब 14 साल की जो बड़ी बेटी थी, जैसे वो बाहर निकल कर आती है वो देखती है कि जो माँ है, जो ताहिरा है, वो नीचे पड़ी हुई है मिट्टी के पास और जो पिता हैं वो बगल में खड़े हुए हैं, माँ के शरीर से खून बह रहा है और वो देखते ही जैसे ही पास आती है, अब फारूक को लगता है कि बेटी ने तो सब कुछ देख लिया, वो आगे सबको बता देगी। यहाँ तक जो प्लानिंग थी फारूक की वो सिर्फ इतनी थी कि उसे अपनी पत्नी को मारना था, लेकिन जब बड़ी बेटी आकर वहाँ खड़ी हो जाती है तो उसे समझ में आता है कि अब तो इसने सब देख लिया और कल ये मेरी पोल खोल देगी। तो वो फ़ौरन अपनी दूसरी बेटी यानी जो माफ़ करके पहली बेटी जो आती है 14 साल की, उसको भी गोली मारता है और पास में एक डंडा रखा होता है जिससे उसकी आंखें फोड़ता है और उसकी जो आंख थी वो बाहर निकल आती है। जब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जब लाशें निकलती हैं, तो कुछ लोगों ने देखा था कि एक आंख जो है वो साइड में पड़ी हुई है और एक खून से सना हुआ डंडा भी मिलता है जिससे ये अनुमान लगाएगा कि इसी डंडे से उसने अपनी बेटी की आंख फोड़ी। अब जैसा मैंने आपको कमरे का सीन बताया था कि दोनों बेटियां जग गई थी, एक 14 साल की बेटी जग गई थी, एक 7 साल की। तो 14 साल की बेटी पहले आती है और 7 साल की बेटी उसके पीछे आती है, लेकिन पहले वो 14 साल की बेटी को जब मारता है तब उसकी नज़र पड़ती है कि पीछे 7 साल की बेटी भी खड़ी हुई है और उसने अब अपनी बहन को मारते हुए देख लिया। अब उसे लगता है ये भी बता देगी सबको, तो इसी चक्कर में वो अपनी 7 साल की बेटी को अपने पास बुलाता है। बच्ची डर जाती है लेकिन सामने पिता थे इसलिए उनके पास जाती है और जैसे ही वो छोटी बच्ची 7 साल की सहरीन वहाँ पहुँचती है, यही फारूक अपने हाथों से अपनी ही बेटी का गला दबाना शुरू कर देता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। अब यहाँ तक एक पत्नी का कत्ल हो गया, 2 बेटियों का कत्ल हो गया। फारूक को लगता है कि हो सकता है इसके बाकी बच्चों ने भी सारी चीज़ें देख ली हों और वो फिर उनके कमरे में जाकर जब चेक करता है, उनको हिलाने की कोशिश करता है, तो समझ में आता है कि वो बाकी जो बच्चे थे वो सो रहे हैं। 2 को इसने मार दिया, 3 बच्चे और बचे थे जिसमें एक बेटा था और जब ये चेक कर लेता है, इसको तसल्ली हो जाती है कि वो लोग सो रहे हैं, तब ये आगे का अपना काम करता है। अब ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं ना सेप्टिक टैंक के बगल, जो इसने अपने वॉशरूम के बगल में बनवाया था करीब 7 फीट का, ये सबसे पहले अपनी पत्नी की लाश उसमें डालता है और करीब 2 फीट तक इसे पाट देता है। उसके बाद जब 5 फीट का गहरा गड्ढा बचता है तब अपनी दोनों बेटियों की लाश इस गड्ढे में डालता है और फिर मिट्टी से उन्हें भर कर उस एरिया को एकदम फर्श जैसा, जो मिट्टी की फर्श होती है, जो समतल एरिया होता है जैसे गाँव में बना होता है, वैसा कर देता है ताकि किसी को पता ना लगे। और इसके बाद बड़े ही इत्मीनान से सोने चला जाता है और सोने का आप यूँ समझिए सिर्फ बहाना था, ये तो प्लानिंग कर रहा था कि अब आगे करना क्या है, किस तरह से बचना है, क्योंकि इसकी प्लानिंग थी सिर्फ एक को मारना, लेकिन अब इसने कत्ल कर दिए हैं 3। तो अब इन 3 कत्ल को वो छुपाए, तो छुपाए कैसे? आप समझिए किस तरीके से पुलिस फारूक तक पहुंचती है और कैसे इस इंसान का, इस आदमी का चेहरा सामने आता है कि इसने सिर्फ अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं सोचा, बल्कि इसने ये सोचा कि इसकी बीवी ने इसकी बेइज्जती करा दी और फिर ये एक एक करके 3 कत्ल कर देता है। देखिए, इसकी जो बीवी को इसे लगा कि बीवी ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया है, क्योंकि वो बुर्का पहनने से उसने मना कर दिया। उसने ये कहा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है। जब ये अपने कमरे में सोने जाता है तो बचे हुए जो 3 बच्चे थे, जिसमें 6 साल का जो छोटा वाला बेटा भी था, अगली सुबह पहली किरण के साथ, जो बच्चे अक्सर क्या होते हैं कि घर पर उठते ही अपनी माँ को तलाशते हैं कि मम्मी कहाँ हैं, आज सुबह खाना कौन बनाएगा, मम्मी ने खाना क्या बनाया है। घर का कोना कोना छान मारने के बाद भी बच्चों को नहीं पता था कि उनकी माँ को मौत के घाट उतारकर टॉयलेट के पास बने सेप्टिक टैंक में ठूंस कर
भर दिया गया है। बच्चे दोपहर के आसपास अपने पिता से पूछते हैं कि पापा मम्मी कहाँ है, सुबह से दिख नहीं रही हैं, दोनों बड़ी बहनें भी नहीं दिख रही हैं, बताइए वो कहाँ गई हैं, क्या कर रही हैं, कहीं वो कुछ मस्तीखोर तो नहीं कर रही। बच्चे नादान थे। और इसके बाद जो फारूक ने पहला अपना प्लान जो चालू किया, उसने ये कहा कि देखो दो तुम्हारी दोनों बहनें और माँ हैं, वो अपने नाना नानी के पास गई हैं, मायके गई हैं, जल्दी आ जाएंगी, तो फिक्र मत करो, खाने पीने की जरूरत है, मैं होटल में काम करता ही हूँ, वहां से तुम्हारे लिए आज बढ़िया खाना ले आऊंगा। अभी जो मैं आपको जो सारी चीजें बता रहा हूं ये यूपी के शामली की पूरी वारदात तो है, लेकिन 9 दिसंबर के 9 और 10 तारीख की जो दरमियानी रात थी, उस वक्त उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। लाश को गड्ढे के अंदर डाल दिया 9 या 10 तारीख को, और लगभग 6 से 7 दिन हो चुके थे। जो बीवी थी वो अक्सर अपने मायके में फोन पर बातचीत क्या करती। मायके वालों का जब फोन फारूक के पास आना शुरू हुआ तो उसने कहा कि अरे वो तो बाहर गई है, यहाँ गई है, उसे बात टालने की कोशिश की है। आस पड़ोस वालों लोगों को लगा कि अरे जो फारूक की जो बीवी थी रोज मिलने आती थी, आजकल वो कहीं दिख नहीं रही है, बच्चियों का भी अता पता नहीं है। अब इसके बाद जो मायके वालों को लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब इसके पहले जब उसकी बीवी आई थी फारूक की, तो उसने बताया था कि फारूक की जो सोच है वो बहुत पुरानी सोच है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो एक के बाद एक बच्चे जरूर कर रहा है, लेकिन उन बच्चों का पालन किस तरीके से किया जाएगा इसके बाद उसका कोई प्लान या खाचा नहीं बना हुआ है। वो सिर्फ होटल में एक रोटी बनाता है और हम पर आकर जाती करता है। अब ये जो सारी बातों को लेकर जब लड़की के परिवार वाले जो खुद उसके पिता गांव पहुंचते हैं, तो गांव वाले भी कहते हैं कि हमें भी कई दिन हो चुके हैं, आपकी बीवी और जो दोनों जो बेटी है और जो पोतियां हैं वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। इसके बाद जो पिता हैं वो ग्राम प्रधान को लेकर फारूक के पास पहुंच जाते हैं पूछताछ के लिए, और उसे धमकाते हैं कि सही सही बता दो मेरी बेटी कहाँ है, कई दिनों हो चुके हैं। लगभग 9-10 तारीख को उसने लाश दफनाई थी, 16 दिसंबर को लगभग 7 दिन हो जाते हैं। उस गड्ढे के नीचे, उस सेप्टिक टैंक के नीचे एक बीवी और दोनों बेटियां मौजूद थीं। पिता घर के बाहर खड़े होकर अपनी मरी हुई बेटी के बारे में जानकारी चाह रहा था, लेकिन फारूक टस से मस नहीं हुआ। बकायदा उस वक्त यूपी पुलिस को फोन कर कर बुलाया गया। अब जैसे ही यूपी पुलिस आई, फारूक की हालत खराब होने लगी। फिर भी उसने नहीं बताया कि उसके घर पर इस तरीके से लाश को दफनाया गया है। यूपी पुलिस जब उसे उठाकर लेकर जाती है, अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी होती है, तो पहले तो उसने टाल मटोल करने की बहुत कोशिश की। फिर वो कहता है कि सर देखिए, क्योंकि वो बुर्का नहीं पहन रही थी, उसे घर की दहलीज जब उसे पार करना तो उसे बुर्का पहनना चाहिए था, और क्योंकि उसे कमाना था तो मुझे ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और इसलिए मैंने सोचा कि उसे मौत के घाट उतारा जाए। और बड़ी ही प्लानिंग के साथ मैंने सेप्टिक टैंक खुदवाया। जब सेप्टिक टैंक को मैं जब खुदवा रहा था मजदूरों के जरिए, तो मेरे मन में ध्यान आ चुका था कि किस तरीके से मैं अपनी बीवी को मौत के घाट उतार कर इस गड्ढे के अंदर डालूंगा। जैसे जैसे मजदूर खुदाई कर रहे थे, मेरे मन में एक शांति हो रही थी कि मैं अपनी बीवी को मौत के घाट उतार कर एक परफेक्ट क्राइम करूंगा। अब इसके बाद जब यूपी पुलिस और बाकी लोग जब उस इलाके में पहुंचते हैं, तो जब बेटियों की लाश बाहर आती है तो फारूक से पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटियों को क्यों मारा। तो जिस तरीके से वर्णिता ने आपको कहानी बताई कि देखिए, क्योंकि बेटियों को पता लग चुका था कि जो गोली चली है वो पापा ने चलाई है, गोली किसे लगी है, मम्मी को लगी है, तो बेटियों ने अपने हत्यारे बाप को हत्या करते हुए देख लिया था। और एक बाप जो अपनी बीवी की इज्जत के लिए या खुद की इज्जत के लिए अपनी बीवी को उसने मौत की घाट उतारा, उसे लगा कि मेरी बेटियों ने कैसे मुझे देख लिया, वो नींद से कैसे जाग गई। गुस्सा इतना ज्यादा था कि दोनों बेटियों को मौत के घाट उतारकर आंखें फोड़कर उसका गुस्सा शांत हुआ। शायद शांत नहीं हुआ था, वो कमरे में जाकर जो बाकी जो 3 बच्चे थे उन्हें भी देखता है। उसे लगा कि अगर इन्होंने जरा से भी हलचल की तो आज इन्हें भी गोली मार दूंगा, इन्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। इस तरीके का जो फितूर था इस शैतान के अंदर, वो एक साथ 3-3 खून कर कर उसने अपनी प्यास बुझाई और जाकर तीनों को गड्ढे में दफना डाला। अब यहां पर जो सबसे अजीब बात यह लगी कि जो किसी के समझ में नहीं आ रही है कि देखिए, अगर
ये सारी चीजें हैं भी, तो सिर्फ बुर्का पहनने के लिए ये जो हत्या हुई है ये किसी के गले उतर नहीं रही है। ये इसलिए नहीं उतर रही है क्योंकि जो औरत, जो बीवी थी, उसका ये भी कहना था कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा कमाना चाहती हूं। ये भी कोई गलत चीज नहीं थी। तो क्या जो फारूक के दिमाग में कुछ और चीजें थी या फारूक कुछ और सोच के बैठा था? खुद पुलिस, जो वहां के एसपी हैं एनपी सिंह, आप उनकी पर ये बयानात सुनिए, फिर आपसे आके मुखातिब होते हैं। तो सुना आपने, जो एसपी साहब है उन्होंने तो अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से जो मोटिव था फारूक का, उसने क्या क्या चीजें की। लेकिन सवाल ज्यों का त्यों कि क्या सिर्फ बुर्का और पैसे कमाना ही इस हत्याकांड के पीछे की सबसे बड़ी वजह है, या इस कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न हैं जिसे यूपी पुलिस अभी आने वाले वक्त में उजागर तो जरूर करेगी। लेकिन फारूक के दिमाग को टटोलने की जरूरत है। अगर बुर्के वाली बात सच भी है तो क्या उसके दिमाग में इतना अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा कैसे पनपा, या बात कुछ और थी? तो हमारी कोशिश थी कि इस तरीके की जो क्राइम स्टोरीज आप तक लेकर आए, क्योंकि जो समाज में जो शैतान रहते हैं, ऐसे लोगों को पूरी जनता को बताने की जरूरत है, दर्शकों को बताने की जरूरत है कि ऐसे लोग आप ही लोगों के बीच में रहते हैं, और एक जो नागरिक हैं उन्हें उन जैसे शैतानों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।